स्टेज ऐप प्रेजेंट्स 10th चलो थिएटर नेशनल फेस्टिवल में आज हमारे बीच हैं एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, फिल्म जगत के और रंगमंच के मशहूर अभिनेता श्री गोविंद नामदेव जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके रंगमंच से लेकर फिल्मों के सफर के बारे में। सर, मैं किरण दत्त चलो थिएटर फेस्टिवल के मीडिया मंच पर आपका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सर, आपके परिवार में कोई थिएटर बैकग्राउंड से नहीं है, तो मतलब आपके जीवन में ऐसा क्या चीज़ें हुई जिनकी वजह से आप अभिनय के प्रति प्रभावित हुए? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अभिनय करूँगा या अभिनय को अपना करियर बनाऊँगा, लेकिन ये ज़रूर मैंने सोचा था कि मुझे कुछ ऐसा विशेष करना है जिसकी वजह से लोग मेरे बारे में जानें, मेरे परिवार के बारे में जानें, मेरे परिवार का नाम हो और ख़ास तौर से मेरे सागर का नाम हो। सागर मध्य प्रदेश में है, जहाँ मैं पैदा हुआ। जी। मेरा बहुत दिल करता था कि मैं अपने सागर का नाम रोशन करूं। कुछ एक ऐसी चीज़ें संस्कारों के तौर पर मेरे मन में आ गई थी कि जिस भूमि पर, जिस ज़मीन में आप पैदा हुए, उसके प्रति आपके कुछ उत्तरदायित्व हैं। जी। उनमें एक उत्तरदायित्व ये है कि आप इस ज़मीन का नाम रोशन करें। और एक विचार मेरे दिमाग में फिक्स था कि मुझे कुछ खास, कुछ बड़ा करना है, और उसी की वजह से ये हो पाएगा कि मैं अपने परिवार का नाम रोशन करूं और अपने सागर शहर का नाम रोशन करूं। इस वजह से मैं सागर से दिल्ली आ गया पढ़ाई करने के लिए, और पढ़ाई करते हुए फिर जहां हमारा स्कूल था उसके पास में ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का इंस्टीट्यूट भी था। जी। और कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव था मैं अपने स्कूलिंग डेज में। मतलब उस टाइम में जब मैं 10वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं क्लास में था तो मैं कविताएं भी लिखता था, मैं छोटे छोटे नाटक भी लिखता था, एक्टिंग भी करता था, कविता वाचन भी करता था, भाषणबाजी करता था, भाषण लिखता था। हर ओकेजन पर कुछ ना कुछ, मतलब स्कूलों में जिस तरह से प्रोग्राम्स होते हैं 26 जनवरी या ख़ास मौक़ों पर, तो उस दिन तकरीबन 3-4 मेरे आइटम्स ज़रूर हुआ करते थे। और जो नाटक करता था, जो एक्टिंग करता था, कुछ एक मैंने अपने सोलो परफॉर्मेंसेस बनाए हुए थे। तो जब मैं दिखाता था तो हमारे टीचर्स, हमारे जो फेलो स्टूडेंट्स, वो बहुत तारीफ़ करते थे। क्योंकि मैं सागर से दूर रहता था, अपनी माँ से दूर रहता था, तो कुछ एक मैंने ऐसे डायलॉग्स वगैरह लिखे हुए थे जो माँ बेटे के रिश्तों पर है। बेटा जब माँ को याद करता है, जब माँ को वो माँ की कमी महसूस करता है, तो किस तरह से वो भाव विवल होकर अपनी बातें कहता है माँ को याद करते हुए। कुछ इस तरह से मैंने बना रखे थे। तो होता ये था कि जब मैं परफॉर्म करता था तो धीरे धीरे स्थिति ये आ जाती थी कि मैं रोने लगता था। लिटरली आंखों में आंसू आ जाते थे माँ को याद करके। तो सब टीचर्स सब खड़े होकर तालियां बजाते थे, क्या एक्टिंग की, क्या एक्टिंग। जब हमारे प्रिंसिपल ने देखा और उन्होंने जब तारीफ की और उन्होंने ये कहा कि तुम तो एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो, अगर तुम इसको करियर के तौर पर, एक एक्टर के तौर पर अगर इस्टेब्लिश अगर करना हो तुम्हें तो कर सकते हो, तुम बहुत आगे जा सकते हो इस फील्ड में। उनकी ये बात मेरे दिमाग में लग गई। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना एक ट्राई किया जाए, और पास में नेशनल स्कूल ड्रामा था ही, और उन दोनों 11वीं क्लास इसकी एलिजिबिलिटी थी एडमिशन की। आपके समय में? हमारे समय में। जी। ये बात मैं कर रहा हूँ 75 की। ओके। तो मैंने वहाँ फॉर्म भर दिया और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स थे मेरे पास, स्पोर्ट्स के भी, कल्चरल एक्टिविटीज़ के भी, और चूंकि इस तरह की परफॉर्मेंस भी कर लेता था तो इस आधार पर मेरा सिलेक्शन हो गया। इस तरह से मैं NSD में आ गया। और आपके सवाल का जवाब कि मैं एक्टिंग में कैसे आ गया, तो एक्टिंग में मैं इस तरह से आ गया। NSD में रहते हुए मेरा लक्ष्य था कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करूं। जी।
सो वो लक्ष्य पूरा करने के लिए मैं नेशनल स्कूल ड्रामा के कोर्स के साथ साथ मैंने अपना ग्रेजुएशन भी किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सो इस तरह से मैं एक्टिंग में आ गया। सर आपने जैसे अभी बताया कि मैं अपने कॉलेज टाइम में लिखता भी था, है ना, तो क्या अभी भी आप लिखते हैं कुछ? हाँ, वो है। तो अभी मैंने जो जिसकी बात की जा सके वो एक नाटक मैंने लिखा 2 घंटे का जी। जिसके हमने 15 शोज़ किए। सागर में मेरा थिएटर ग्रुप है। अच्छा। तो 15 शोज़ किए उसके, और उसको फिर राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित भी किया और अमिताभ बच्चन साहब ने उसका विमोचन भी किया, लोकार्पण किया मुंबई में इस्कॉन थिएटर में। सो वो एक अच्छा इवेंट था। और लिखने के जहाँ तक मेरी बात है तो वो नाटक लिखा है और एक और नाटक में लिख रहा हूँ, एक उपन्यास लिख रहा हूँ और उपन्यास के ही उसी सब्जेक्ट पर मैं नाटक भी लिख रहा हूँ जो 65% हो गया है। बहुत बहुत बधाई सर आपको। थैंक यू। एनएसडी का जो आपका सफ़र है उसके बारे में कुछ बताइए। आप इतने सालों से एनएसडी रेपेट्री में भी रहे। सर बहुत सारे लोग हैं आजकल जो एनएसडी में एडमिशन पाना चाहते हैं लेकिन किसी भी वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाता, तो आपका वो सफ़र कैसा रहा? नहीं, एक तो एडमिशन की बात कर रही हैं आप। तो एडमिशन तो जब तक आप में और लोगों से बेहतर प्रतिभा नहीं है, आपको अपने आप को साबित करना पड़ता है कि और लोगों से आप बेहतर हैं जी। और इसके लिए आपकी तैयारी होती है। तो जो नए लोग हैं उनको मैं मतलब आपके इस प्रश्न से जुड़ी हुई ये बात कहता हूँ कि जो डिफ़िकल्टी है वो ये है कि बच्चों को सीखने की आदत नहीं है अभी। जितना थोड़ा बहुत आता है उसी में काम चला लेने की कोशिश करते हैं। हमारे टाइम में या जो हम सिलेक्शंस करते हैं अभी, चूँकि सिलेक्शंस में मैं भी कभी कभी जाता हूँ, तो हम ये देखते हैं कि ओवरऑल बच्चे में क्या क्या प्रतिभाएं हैं। क्या उसको क्लासिकल सिंगिंग आती है, क्या उसको कोई परकशन बजाना आता है, कोई वाद्य बजाना आता है, उसकी आवाज़ कैसी है, उसकी नॉलेज कैसी है, उसकी ओवरऑल नॉलेज कैसी है दुनिया के बारे में, उसके अपने विचार क्या हैं, अपने कंटेंट क्या हैं। जब वो स्टेज पर होता है तो उसकी परफॉर्मेंस लेवल क्या है, परफॉर्मेंस करते हुए वो कितना नेचुरल है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम देखते हैं। सो इन पॉइंट्स पर अगर वो अपने आप को खरा उतार लें तो बहुत आसान है ये, क्योंकि आप और लोगों से बेहतर ही होंगे अगर ये पॉइंट्स इन पॉइंट्स पर अगर आप काम कर लेंगे। सो ये तो रही एडमिशन की बात जी। और जब मैं 3 साल मैंने कोर्स किया, 3 साल कोर्स करने के बाद, चूँकि उस टाइम में ऑप्शंस ज़्यादा नहीं थे एनएसडी से निकलने के बाद। ये सैटेलाइट टेलीविज़न तो अब आया है, हमारे टाइम में बिल्कुल नहीं था। हमारे टाइम में सिर्फ दूरदर्शन था और उसी समय एक मेट्रो चैनल शुरू हुआ था दूरदर्शन का। तो एक तो दूरदर्शन के लिए कोई कोई ऑप्शन नहीं था दूरदर्शन एनएसडी से निकलने के बाद। तो ऑप्शन था सिर्फ फिल्म्स और एक ऑप्शन था उन दोनों में कि AIR में, ऑल इंडिया रेडियो में, टेलीविज़न में प्रोग्रामिंग ऑफिसर की, गैजेटेड ऑफिसर की एक जॉब हुआ करती थी। अच्छा। जिसमें एनएसडी वालों को प्रेफरेंस मिलती थी। सो एक वो ऑप्शन था। सो हमारे जो और दूसरे सहपाठी थे मैक्सिमम मतलब 90% ने ये डिसाइड कर लिया कि उनको बॉम्बे जाना है। जी। हमारे सहपाठियों में जैसे सतीश कौशिक हैं, अनुपम खेर हैं, करण राजदान हैं, कविता चौधरी हैं, आनंद देसाई हैं। इस सब के सब अभी बॉम्बे में अच्छा काम कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास। तो ये लोग जब हमारा कोर्स ख़त्म हुआ तो इनका ये डिसीजन हो गया कि इनको जाना है। सिर्फ 1-2 लोग थे जो थोड़ी देर के बाद जाने वाले थे, जैसे अनुपम खेर हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पहले लखनऊ जाना है, थोड़ा सा वहाँ टीचिंग करूँगा, उसके बाद आऊँगा। तो लेकिन फाइनली वो सब बॉम्बे गए। जब मेरे मन में ये बात आई कि मुझे क्या करना है, क्योंकि हर आदमी तौलता है जी बिल्कुल कि क्या आप किसके लायक हैं, किस लायक हैं, कितना पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल है और वो पोटेंशियल आपको कहाँ कहाँ आपका साथ दे सकता है।
जब मैं अपने आप को मतलब तकरीबन 10 दिन रह गए हैं तो अपने आप को तोलना शुरू किया कि अब एक्चुअली थोड़ा सा टेंशन बढ़ती जा रही थी, डेस्परेशन आती जा रही थी। तो हर बार ऐसा लगता था कि मैं अभी इतना मजबूत नहीं हुआ हूँ, अभी इतना परिपक्व नहीं हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि मैं किसी भी बड़े स्टार के सामने खड़े होकर अपना 100% दे पाऊँ। बार बार अपने आप को ट्राई करता था कि इमेजिनेशन में स्टार को खड़ा कर लेता था और मैं अपने परफॉर्म करने की कोशिश करता था। तो हर बार ऐसा लगता था कि नहीं यार, उसके सामने खड़े होकर मैं थोड़ा बहुत तो कर सकता हूँ लेकिन 100% नहीं कर सकता, इतना नहीं कर सकता कि मुझे उस काम से और 4 काम मिलें और मैं सक्सेस हासिल कर पाऊँ। मैंने सोचा कि मुझे अभी और सीखने की ज़रूरत है, और सीखने की जगह सिर्फ रेपर्टरी कंपनी थी। उन्होंने रेपर्टरी कंपनी में जो आर्टिस्ट थे उन्होंने श्री मनोहर सिंह जी, सुरेखा सीकरी जी, उत्तरा बावकर जी, राजेश विवेक, पंकज कपूर, ये सब लोग थे। और ये जो काम करते थे मतलब मेरी इमेजिनेशन से बाहर था। जो मैंने पहला नाटक इनका देखा, लुक बैक इन एंगर, ये अलकाई साहब, इब्राहिम अलकाई साहब ने डायरेक्ट किया था रेपर्टरी कंपनी में, और इसमें ये सभी एक्टर्स परफॉर्म कर रहे थे। ये मेरा पहला नाटक था एनएसडी में रहते हुए रेपर्टरी कंपनी का देखने का अवसर मुझे मिला। मैंने देखा और मैं शौक हो गया। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह की एक्टिंग मुझे देखने को मिलेगी, या इस तरह की इस तरह की एक्टिंग भी होती है। मैं मतलब देख के ही रह गया, और मतलब प्ले खत्म होने के बाद मैं बैठा देखता रह गया। मैं समझ नहीं आया कि यार ये क्या, मैंने क्या देखा, माय गॉड, ये मैंने क्या देखा। वो जब मैंने प्ले देखा था, तो जब ये डिप्लोमा का टाइम ख़त्म होने को आया तो मैंने उसी से जोड़ा। मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ करना है, कुछ विशेष करना है, कुछ खास करना है, जो लक्ष्य लेके मैं सागर से चला था जी, तो मुझे इस लेवल की एक्टिंग आनी चाहिए, तभी मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता हूँ। बॉम्बे में कोई मेरा कोई गॉडफादर तो था नहीं, और ये चीज़ ऐसी है कि कोई गॉडफादर भी हो या कोई रिकमेंडेशन तो चलती नहीं, आपको खुद प्रूव करना पड़ता है कि मैं इस लेवल का एक्टर हूँ, या मैं ये जानता हूँ, मैं वो, ये पोटेंशियल है मेरे अंदर। तो मुझे लगा कि जब तक ये लेवल मेरे एक्टिंग में नहीं आएगा मैं बॉम्बे नहीं जाऊँगा। और चूँकि मुझे ये लेवल लाना है एक्टिंग का, तो मुझे इनके साथ रह के सीखना पड़ेगा, इनसे बार बार पूछना पड़ेगा आपने कैसे लाया, इनको देख देख के मुझे सीखना पड़ेगा। मैंने डिसाइड किया कि उन लोगों को, जैसे मनोहर सिंह जी हैं, 3 साल कोर्स करने के बाद 6 साल और हो गए थे रेपर्टरी कंपनी में, इसका मतलब 9 साल हो गए थे उनको, तब उन्होंने इतना अपना एक्टिंग का लेवल पाया था। इसी तरह से सुरेखा जी, उत्तरा बावकर जी, सबके ऐसे ही किसी को 8 साल हो गए थे, किसी को 9 साल। मैंने डिसाइड किया कि मैं 10 साल रेपर्टरी कंपनी में रहूँगा, और जब तक ये लेवल मैं हासिल नहीं कर पाऊँगा मैं बॉम्बे नहीं जाऊँगा। ऐसा सोच के मैंने रेपर्टरी कंपनी ज्वाइन की, और जो मकसद था उसको अपने सामने रखा। पहले दिन से अपनी एक्सरसाइजेज और अपनी आवाज़ पर काम करना, अपनी बॉडी पर काम करना, अपने एक्सप्रेशंस पर काम करना, डायलॉग डिलीवरी पर काम करना, कैरेक्टराइजेशन पर, ये मैंने चालू रखे जी। साथ साथ उनके साथ छोटे छोटे रोल भी करते रहे। रेपर्टरी कंपनी में जाने के बाद रोल्स नहीं मिलते थे, क्योंकि सभी रोल्स तो वहाँ जो मेन एक्टर्स हैं वो करते थे। हमको छोटे छोटे कैरेक्टर्स मिलते थे, 2-4 लाइन्स वाले, 2-3 सीन वाले, या भाला लेके खड़े हो जाओ जी जी। हम ये एक्सेप्ट किया था कि हमें ऐसे ही होगा, और ऐसा करके ही हमको सीखना पड़ेगा, और वैसा ही मैंने किया। और चूँकि मेहनत करने में मैं बहुत आगे था। ये एक संस्कार में सागर से लेके आया था, मेहनत कश होने का जी। वो सर आप में आज जिस पद पर आप आज हैं, वो चीज़ दिखाई दे रही है कि आपने कितनी मेहनत की है सर, और आज भी कर रहे हैं आप मेहनत।
मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि अगर हमें किसी से बेहतर अपने आप को बनाना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। वो कम से कम उससे ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली उससे बेहतर दिखेंगे जी। आपका काम बेहतर दिखेगा। सो इस तरह से फिर मैंने वो करते करते हो सकता है अतिशयोक्ति हो ये बात की कि चौथे साल में मैं वहाँ का ऑलमोस्ट मेन एक्टर हो गया था। और जो भी कैरेक्टर्स आते थे, जो भी बाहर से लोग आते थे, एक बात अच्छी ये थी कि विदेशों से भी डायरेक्टर्स को इनवाइट किया जाता था हमारे रेपर्टरी कंपनी में प्ले डायरेक्ट करने के लिए। सो उनके साथ काम करते हुए बहुत सीखा। वो जो भी आते थे वो ये देखते थे कि यहाँ अच्छा काम कौन सा एक्टर कर रहा है जी। उसके काम को देखते थे, उसके शोज़ को देखते थे। तो उनको मेरा काम अच्छा लगता था तो वो मुझे कास्ट करते थे। सो इस रॉ में बहुत अच्छी बड़े बड़े कैरेक्टर्स में मुझे करने को मिले। शेक्सपियर का प्ले ओथेलो, उसमें ओथेलो करने का मौका मिला। और डायरेक्टर जर्मनी के फ्रिट्स बेनेविट्स, जो भी बहुत बड़ा नाम है दुनिया का थिएटर की फील्ड में, उन्होंने वो डायरेक्ट किया। फिर रिचर्ड शेकनर अमेरिका से आए, चेरी ऑर्चर्ड उन्होंने किया, उसमें भी मेन रोल उन्होंने दिया। तो इस तरह से 4 साल में उस मेहनत के बल पर मेरा अच्छा काम शुरू हो गया, जो 11 साल तक जम के चला। रेपर्टरी कंपनी का जो टाइम है 11 साल, 78 से 89 तक का, मैं उसको अपने जीवन का गोल्डन पीरियड मानता हूँ। इतना आनंद वाला मैंने थिएटर किया है, ऐसा लगता था जिंदगी इसी में बिता दूँ। जी बिल्कुल। लेकिन बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं आदमी के ऊपर। उन दोनों इस तरह का प्रतिबंध नहीं था कि आप 6 साल ही कर सकते हैं। उन दोनों हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता था रेपर्टरी कंपनी में, और जो अच्छा काम कर रहा है उसका ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता जाता था। तो 11 साल तक चला। जब 11वें साल में मुझे ये लगने लगा कि वो लेवल आया, वो मैच्योरिटी लेवल आया, वो मैच्योरिटी मेरे एक्टिंग की अंडरस्टैंडिंग में आई कि कोई भी खड़ा हो, उसके सामने खड़े हो के मैं अपना 100% तो दे ही सकता हूँ, उससे बेहतर काम कर सकता हूँ। जब ये भाव आया तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं बॉम्बे जाऊँगा। सो 89 तक काम किया रेपर्टरी कंपनी में। 90 में मैं बॉम्बे आ गया। तो ये मेरा रेपर्टरी कंपनी का दौर है, जो जिसे मैं गोल्डन पीरियड बोलता हूँ। सर, आपने अपने जो सफ़र के बारे में बताया, इसमें आपने बताया कि आप रुके 4 साल तक, आपको छोटे मोटे रोल मिले। मतलब वो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पेशेंस, वो धैर्य था कि हाँ मैं धीरे धीरे करूँगा तभी जाके मुझे आगे चीज़ें मिलेंगी। लेकिन सर आज का जो युवा है, यहाँ से रोकूंगा मैं आप। जी बिल्कुल। जो मैं कहना, आपने ये प्रश्न किया तो उससे जुड़ा हुआ ही आंसर आ रहा है मेरे मन में जी। जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स मिले, उसमें भी कुछ ना कुछ हम ऐसा करने की कोशिश करते थे कि वो हाईलाइट हो जाएं, हम दिखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो हमने सीखा, जो हमने अलका जी साहब से सीखा, जो हमने ट्रेनिंग के दौरान सीखा कि किसी एक कैरेक्टर को, किसी एक पर्टिकुलर सीन को, छोटा सा सीन भी हो या किसी पर्टिकुलर डायलॉग्स को किस तरह से उसको इम्पैक्टफुल बनाया जा सकता है, ये हमने सीखा जी। तो उसी को हमने इसमें लागू करने की कोशिश की। और यही वजह है कि छोटे छोटे कैरेक्टर्स में भी हम दिखाई देते थे जी। ऑडियंस को याद रहे, ऑडियंस को दिखता था कि वो जो आया था ना। हाँ। सो उन छोटे छोटे कैरेक्टर्स में भी हम कुछ ना कुछ उसमें डालने की कोशिश करते थे, मेहनत करते थे। मेहनत करके ही हो सकता है ये। बिल्कुल। अगर आपको कोई कैरेक्टरिस्टिक्स डालनी है किसी कैरेक्टर में, तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो उसकी प्रैक्टिस करते थे हम, और बहुत मज़ा आता था ऐसा करने में। जब छोटे छोटे कैरेक्टर्स में भी, छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी जब रजिस्टर होते थे और ऑडियंस बोलती थी कि आपने तो इतना अच्छा किया, तो बस हो गया। वो खुशी अलग ही होती है जब ऑडियंस तालियां बजाती है सर। तो उसी के उस दौर की वजह से, हमारी इस तरह की कोशिशों की वजह से फिर वो टाइम आया कि मुझे मेन रोल मिलने लगे।
हाँ सर, तो मैं ये पूछ रही थी कि जो आज का जो युवा है वो क्या करता है ना, उसके अंदर इतना पेशेंस है नहीं, वो नहीं सह पाता, वो कहता है मेरे को बड़ा रोल क्यों नहीं मिला यार, मैं कर सकता हूँ। और वो 1-2 नाटक करके 3-4 नाटक करके बॉम्बे चला जाता है, बहुत स्ट्रगल करता है। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं, मैं कहना नहीं चाहूँगी, बट हाँ कुछ ऐसे होते हैं कि थक हार कर किसी भी वजह से वो वापस आ जाते हैं, उनका करियर एक्टिंग का वहीं छूट जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने पेशेंस नहीं रखा, उस चीज़ को संभाल कर नहीं रखा कि हाँ उन्हें एक्टिंग करनी है, धैर्य नहीं बना कर रखा। जैसे कि आपने कहा कि मेहनत आपने बहुत की, वो नहीं करते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? इस पर मैं ये कहूँगा, कोई भी सृजन, कोई भी क्रिएटिव फील्ड, कोई भी क्रिएटिव परफॉर्मेंस, उसके लिए साधना की ज़रूरत होती है, और साधना के बगैर उसमें वो निखार नहीं आ सकता। आप छोटा मोटा थोड़ा बहुत तो उसमें कुछ एक परफॉर्मेंस लेवल दिखा सकते हैं, लेकिन जो जादू है वो जादू तभी आता है आपके परफॉर्मेंस में जब उसमें साधना लगी हो जी। जब आपने अपनी डायलॉग डिलीवरी पर खूब काम किया हो, जब उसके कैरेक्टराइजेशन पर आपने खूब काम किया हो, वो इमोशंस कैसे आएंगी जब आपने अपने ऊपर ये काम किया हो, और टाइमली उस पर्टिकुलर टाइम पर आप वो इमोशंस दे सकें, इस पर आपने रिहर्सल की हो, और आपकी भाषा में वो रिदम हो, आपकी भाषा बोलने का अंदाज ऐसा हो कि लोगों को लगे यार कितना अच्छा बोल रहा है। जब इन सब चीज़ों पर अगर आपने काम किया होगा तभी वो जादू पैदा होगा। और जो नहीं कर पाते हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि ये जादू आप क्रिएट करें, तभी आप सोचें कि आप एक्टिंग के करियर को अपनी लाइफ में जोड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं जोड़ें आप, नहीं तो ज़िंदगी भर स्ट्रगल करते रहने का कोई मीनिंग नहीं है। जो न्यू कमर्स हैं या जो इस तरह से सोचते हैं कि नहीं हो पा रहा है या क्यों नहीं हो पा रहा है ये वगैरह, मैं उनको ये सलाह देना चाहूँगा कि जो आपके आइडियल एक्टर्स हैं, जो बहुत अच्छा काम करते हैं, आपके हिसाब से कमाल का काम करते हैं, आप उनके कुछ खास सीन्स आप निकाल लो। आजकल तो बहुत इजी है, आप मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो सीन निकाल लें, उनके डायलॉग्स लिख लें, उनकी इमोशंस कहाँ कहाँ इमोशंस दी हैं, कितनी डिग्री में इमोशंस दी हैं, डायलॉग डिलीवरी कैसी है, कहाँ कहाँ पॉजेस दिए हैं, कहाँ क्या क्या टोन्स दिए हैं, ये सब लिख के वहाँ लिखो कि इतनी ये इमोशंस ये वगैरह वगैरह, और लिखने के बाद आप उसको तैयार करें, और लगभग वैसा ही तैयार करें जैसा उन्होंने परफॉर्म किया है, बिल्कुल एज इट इज़ परफॉर्मेंस निकालने की कोशिश करें। इस कोशिश में होगा ये कि आपको मालूम पड़ेगा कि आपके शरीर से इमोशंस कैसे आएंगी, बिल्कुल किस तरह से आएंगी, उस जिस तरह से उसने निकाली है आप भी निकाल ही सकते हैं। कोशिश करें, वो डायलॉग डिलीवरी में वो टोन्स वगैरह वगैरह जो आपने लिखा है, जो आप दिख रहा है, वो निकालने की कोशिश करें। खूब मेहनत करें, खूब तैयारी में टाइम लगाएं, 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना, क्योंकि अगर आपको करना ही ये है तो ये एक किस्म से ट्रेनिंग है आपकी जी, बिल्कुल। और आप अपने आप को जांच रहे हैं कि आप वो कर सकते हैं कि नहीं जो हम आपके आइडियल ने किया है, या अगर 100% नहीं कर सकते तो क्या 75% कर सकते हैं। अगर आप पूरी तैयारी करके अपने आप को रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करके अपने आप को देखें, उसके सामने रखें, कंपैरिजन करें, कहाँ कहाँ आप मिस हुए हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या कमी रह गई है, आप फिर उस कमी को पूरा करने के लिए फिर आप कोशिश करें, फिर अभ्यास करें, जब तक आप उसके नज़दीक नहीं पहुंच जाते। मैं ये नहीं कहता कि 100% पहुंच जाएं, अगर 75% भी पहुंच जाते हैं आप, तब आप एलिजिबल हैं कि आप बढ़िया सी ट्रेनिंग करें जी। और जो अंदर है आपके उसको निखारें, तब आप ये करियर को अपनाने के लिए आप स्ट्रगल करें। सो न्यू कमर्स के लिए मेरा ये मैसेज है, अपने आप को जांचना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ एवेल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं कर सकते हैं वो, अगर आप 75% तक नहीं जा सकते हैं, ये फील्ड आपका नहीं है।
आप ट्राई ना करें, अपने आप को परेशान ना करें, अपनी वजह से आप अपने परिवार को परेशान ना करें, अपने फ्रेंड सर्कल को परेशान ना करें। आप कोई दूसरा प्रोफेशन अपना लें और साथ साथ शौक के तौर पर आप नाटक करें जो आपके मन में है। सो मेरा मैसेज ये है। जी सर, आपने बहुत सी फिल्मों में पॉजिटिव किरदार किया है और लोगों ने उसे काफ़ी पसंद भी किया है, लेकिन जब आपने शुरुआत की थी तो वो नेगेटिव किरदारों से हुई थी। इसके बारे में कुछ बताइए। मतलब आपने खुद चाहा था कि मुझे नेगेटिव किरदार ही करने हैं या फिर किसी ने आपको अप्रोच किया था? नहीं, क्या है कि दिल्ली से जब मैं चला था जी, दिल्ली में, चूंकि 11 साल थिएटर किया था, रेपेटरी कंपनी में थिएटर किया था, मैं ए ग्रेड का आर्टिस्ट था, काफ़ी मान सम्मान था। मतलब जहाँ जहाँ थिएटर है हमारे हिंदुस्तान में, सब जगह हमने शोज किए थे, सब लोगों में एक पहचान थी मेरी। सो मैं बॉम्बे जाके कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता था ताकि जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, उनका दिल टूटे या मेरी छवि कम हो, मेरा सम्मान कम हो। सो मैं ऐसा काम करना चाहता था बॉम्बे जाके कि मेरी वो छवि बनी रहे, वो सम्मान बना रहे, मेरे जो दर्शक हैं उनका, उनकी उम्मीद जो मुझसे है वो बनी रहे। सो मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि हिंदी फिल्मों में सिर्फ 3 कैरेक्टर्स मेन होते हैं, हीरो, हीरोइन और विलन। अब हीरो की मेरी एज चली गई थी। जब मैं बॉम्बे गया तो 38 इयर्स का था, 38 साल का। हीरोइन बन नहीं सकता था। जी। सो अगर मुझे फर्स्ट रो में रहना है, पहली कतार में रहना है, तो सिर्फ विलन मेरे हिस्से आता था। सो बाय चॉइस मैंने विलन के कैरेक्टर्स किए। मैं जो भी पॉजिटिव किरदार आते थे, क्योंकि फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में उस टाइम में जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स होते थे वो फिलर्स के तौर पर इस्तेमाल होते रहे हैं, और वो काम मैं करना नहीं चाहता था। सो बाय चॉइस मुझे मैंने विलन के कैरेक्टर्स किए, और इसी वजह से जो मेरी पहली फिल्म आई जी, वो थी शोला और शबनम का, जो इंस्पेक्टर का कैरेक्टर मैंने किया। जी। पहली फिल्म जो मैंने साइन की थी वो केतन मेहता की सरदार पटेल थी। तो मैंने ये तय किया था कि जब इस तरह की कोई पैरेलल सिनेमा वाली फिल्म आएगी, कोई आर्ट फिल्म आएगी, तो उसमें कोई भी कैरेक्टर करूँगा, लेकिन जैसे ही कोई कमर्शियल फिल्म आएगी तो मुझे विलन का किरदार करना है। इस वजह से फिर मैंने विलन की किरदार किए। शोला शबनम के बाद बैंडिट क्वीन के बाद प्रेम ग्रंथ के बाद विरासत, फिर सरफरोश, गॉड मदर, कच्चे धागे, इस तरह के कैरेक्टर्स किए फिर मैंने, और उसकी वजह से लोगों को पसंद आई। ये बात पसंद आई कि हर बार कोई ना कोई, मतलब विलन के कैरेक्टर्स थे लेकिन वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थे, बिल्कुल अलग थे, क्योंकि मैंने कैरेक्टराइजेशन की थी। जी बिल्कुल, जो हमने सीखी थी। जी। तो इस तरह से हर बार कोई ना कोई विलन दिखता था उनको मेरा, लेकिन एक किरदार दिखता था, एक अलग किरदार, दिखता था। इस वजह से लोगों के दिलों में मेरे लिए जगह बनी। जी। सो इस वजह से लोगों को मेरा काम पसंद आया, मेरे किरदार पसंद आए, मेरी बात पसंद आई। जी। सर चाय लीजिए, आप ठंडी हो जाएगी। यस जी। सर, आप अलग अलग इंस्टीट्यूट में एज अ गेस्ट फैकल्टी जाते हैं और आप स्पीच पर भी काफ़ी अच्छी क्लास लेते हैं। तो जब आप आज की जनरेशन के साथ काम कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें सुधारनी चाहिए, या कौन सी चीज़ें हैं जिन पर उन्हें काम करना चाहिए सर? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये साधना है, मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स एक सृजन है, और इसमें जब तक आपकी साधना नहीं लगती, उसमें बारीकियां नहीं पैदा हो पाती। सो जो आजकल जो कमी लगती है बच्चों में, वो बारीकियां परफॉर्मेंस में लाने के लिए जो एक जद्दोजहद है, जो एक मेहनत है, जो एक समझ है, उसमें मुझे कमी लगती है हमेशा, जहाँ जहाँ भी जाता हूँ मैं। और फिर मैं वो ही सिखाता भी हूँ, क्योंकि जो नहीं है आपके पास, आपको वो सिखाना है। आप तो पहले से ही सीख रहे हो आप, और कुछ सीख के आए भी हो, तो जो नहीं है वो मुझे आप में क्रिएट करने की कोशिश करनी है। और मैं अपना एक सिस्टम मैंने बनाया हुआ है, एक 10 दिन का
मतलब 50 घंटे का। तो उस पूरे एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम में से गुजरते 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 आखिर की जो 2-3 दिन होते हैं उसमें ये रियलाइज भी हो चुका होता है स्टूडेंट को, और वो करने भी लगता है। जी। तो मेरा वहाँ पर वो मेरी कोशिश, मतलब मुझे लगता कि हाँ वर्थ है जो मैंने टाइम दिया, उनको रियलाइज भी हो गया, वो करने भी लगे, और इस बात पर वो खुद हैरत भी दिखाने लगे, हैरान भी होने लगे कि अरे हाँ ये है, ये तो कुछ अलग है, ये जो हमने कभी किया नहीं, जो अभी कर रहे हैं। सो फिर मुझे लगता है कि हाँ जब ये उनको रियलाइज़ होता है तो मुझे भी ये लगता है कि हाँ हमारे टाइम का सदुपयोग हुआ, उनको भी लगता है कि मेरा आना सदुपयोग हुआ, उनका टाइम देना सदुपयोग हुआ। जी सर, सिनेमा के लिए रंगमंच कितना ज़रूरी है? मतलब एक सिनेमा जो आर्टिस्ट होता है, जो कलाकार होता है, जो फिल्में करता है, उसके लिए रंगमंच कितना ज़रूरी है, थिएटर करना कितना ज़रूरी है? यहाँ भी यही बात आती है कि परफॉर्मेंस, एक्टिंग, अभिनय एक साधना का विषय है। नाटक में आप जब 1.5 महीने 2 महीने रिहर्सल करते हैं तो आप साधना करते हैं। हर दिन आप रिहर्सल करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें नई बात डालने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ डायरेक्टर आपको बोलता है कि हाँ ये नहीं ये नहीं ये। तो उस साधना से गुजरता है एक्टर। और जब ये तो हुआ एक प्ले की बात, जब इस तरह की जब वो समझ लो कि 10 प्लेस कर लिए उसने, तो पूरी प्रोसेस से गुजरा जी। पूरा। उसने अपना अंदर का भी देख लिया वो क्या कर सकता है, बाहर का भी देख लिया क्या कर सकता है, ऑडियंस ने भी अप्रूव कर दिया कि आप कर सकते हो कि नहीं, डायरेक्टर्स ने भी आपको बता दिया कि आप कर सकते हो कि नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है थिएटर कि आपको अपने बारे में मालूम पड़े, आप उस साधना से गुजरें। सो एक प्रोसेस है थिएटर जो आपको अपने अंतर्मन को बताता है, दिखाता है आपको, आपका अंतर्मन सामने आता है, और जो आप कर सकते हो फिजिकली, जो आप दिखा सकते हो फिजिकली, जो आप अंतर्मन में महसूस कर रहे हो, वो आपको दर्शक बताता है। जी। तो ये एक प्रोसेस है जिससे गुजरता है एक्टर, इसलिए थिएटर बहुत ज़रूरी है। आपको एक साधना, एक संस्कार देता है मेहनत करने का, जो बहुत ज़रूरी है अभिनय के फील्ड में भी और किसी भी सृजन में। सर, अभी आपने पहले ये बताया था कि जब आप कॉलेज टाइम में थे तो आप जब परफॉर्मेंस किया करते थे, लिखते थे, आप सुनाते थे, तो आप भावुक भी हो जाते थे बीच बीच में, आपकी आंखों में आंसू आ जाते थे, है ना? तो सर इससे क्या समझे हम कि आप बड़े इमोशनल हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, या उस टाइम पर वो एज ऐसी थी कि ऐसा हो जाता था, और अब करते 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 वो मैच्योरिटी आ गई है कि हाँ हम उन इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं? अगर आप इमोशंस को प्रैक्टिस करेंगे करते 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 तो आप सेंसिटिव हो जाते हैं। तो मैं भी उसी प्रोसेस में करते 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 इतना सेंसिटिव हो गया हूँ, मतलब सेंसिटिव हूँ मैं। कुछ तो था ही मैं जी। और कुछ और इस पूरे प्रोसेस ने बना दिया है, थिएटर की ट्रेनिंग ने बना दिया है। थिएटर के पूरे 11 साल, मतलब टोटल 15 साल जो थिएटर मैंने बिताए हैं उसने बना दिया है, और कुछ क्या ज़्यादा मुझे फिल्मों ने बना दिया है, क्योंकि फिल्मों में आपको ज़्यादा महसूस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो चेहरे पर दिखना चाहिए। जब आपका क्लोजअप लगा है, कैमरा ऐसा खड़ा हुआ है जी। कोई एक्टर नहीं है, आपको इमेजिन करना पड़ता है कि ये एक्टर है और इसने ऐसे बोला है, इस वजह से मुझे या तो गुस्सा आ गया है या मैं दुख में चला गया हूँ। ये सब चीज़ें आपको सोचनी पड़ती और आंखों में लानी पड़ती। तो इसमें मुझे ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत पड़ी, तो इस सब ने मुझे बहुत सेंसिटिव बना दिया। इसी से जुड़ी हुई एक और बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी सर। जो शायद आपके सॉरी, हाँ पानी लेंगे सर? नहीं, पानी, चाय। जी।
इमोशंस का अभ्यास करते करते आदमी सेंसिटिव हो जाता हो जाता है अगर वो गंभीरता से करे। है। जी। मैंने विलन्स के रोल किए, विलन्स के कैरेक्टर्स के रोल किए, वो सब नेगेटिव काम किए। किसी का मर्डर किया, किसी का रेप किया, किसी को लूटा, किसी को मारा, किसी के मर्डर किए। तो ये भी तो इमोशंस में आके ये सब किया होगा ना। जी। तो मैंने ये विलन्स के कैरेक्टर्स करते 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 जितनी भी नेगेटिविटी थी मेरी, वो सब मैंने शूटिंग में निकाल दी। अब मैं जब शूटिंग में मेरी सारी नेगेटिविटी निकल गई तो अब तो मैं प्योर हो गया ना। बिल्कुल। तो जब जब भी मैं इस तरह की शूटिंग करके आता था, किसी का जैसे समझ लो दिन भर चलता था रेप का सीन, कर करा के जब आता था घर पर, तो मैं अपने बच्चों को ज़्यादा प्यार करता था, मैं अपनी पत्नी को ज़्यादा प्यार करता था। वो नेचुरली वो सब निकल के, मतलब दिन भर ऐसा काम करते करते ऐसा लगता था कि आदमी ऐसा क्यों करता होगा, क्यों करना चाहिए आदमी को ऐसा। ये तो कितना, मतलब कितना आप कितने जालिम दिख रहे हो आप। बिल्कुल। कैसा, मतलब इतना क्रूर कैसे हो सकते हैं। जी। आपको किसी को फिजिकली, किसी को मेंटली इतना टॉर्चर कैसे, जी। क्यों करना चाहिए, आपका क्या हक है। जी। सो जब जब भी घर आता था तो अपनी पत्नी को ज़्यादा प्यार करना, अपने बच्चों को ज़्यादा ये करते करते अभी मैं बहुत प्योरिटी की तरफ निकल गया हूँ। जी। सो जो लोग, जिन लोगों ने मेरे विलन्स के कैरेक्टर्स देखे, मुझसे दूर ही रहते हैं, घबराते हैं, डरते हैं कि पता नहीं क्या कर देगा ये। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ जैसा आपने देखा है, मैं उससे बिल्कुल उल्टा हूँ। पर सर, जैसे आपने सोचा था कि मुझे विलन का ही कैरेक्टर करना है, अगर मुझे दिखना है तो वो आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा शुरुआत में वो करना कैरेक्टर? मैंने कहा कि जब मैं रेपर्टरी कंपनी करते करते 11 साल करने के बाद जब मुझे यह एहसास हो गया कि अभी मैं इतना परिपक्व हो चुका हूँ, इतना मेच्योरिटी लेवल मेरा एक्टिंग में आ चुका है कि अब मैं किसी के भी सामने अपना 100% दे सकता हूँ, बल्कि उनसे ज़्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ। तो इसका मतलब था कि मैं वो सारी चीज़ें सीख ली हैं मैंने, जो इतने साल करने के बाद एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा देती है। जी। सो आपने देखा होगा बैंडेड क्वीन या प्रेम ग्रंथ, जब माधुरी दीक्षित या ये सब ओमपुरी या प्रेम चोपड़ा, इन सब के सामने अच्छा काम किया। बिल्कुल। तो वो लेके आया था वो कॉन्फिडेंस, इतने सालों का जो अनुभव था वो उसने मुझे सिखाया था, मुझे कॉन्फिडेंस लेवल दिया था। सो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हुआ। ऑलरेडी कैसे काम करते हैं, कैसे कैरेक्टर बनाते हैं, कैसे एक्टिंग होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम अच्छी तरह से सीख चुके थे। जी। इस वजह से कोई भी कैरेक्टर आए, आपने देखा होगा जैसे बैंडेड क्वीन का कैरेक्टर है, वो करने के बाद उसके बाद प्रेम ग्रंथ का कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर्स बिल्कुल अपोजिट हैं, बहुत अलग। उसके बाद फिर विरासत का कैरेक्टर, जो एक लकवाग्रस्त व्यक्ति, जो जिसका ना हाथ ठीक से चलता, ना मुंह से बोल सकता, और वो विलन है फिल्म का। जी। तो ये सब जो सीखा मैंने, जो अनुभव किया, वो सब काम आया। तो सर, आपने कोई ऐसा किरदार भी देखा जो आपने रियल लाइफ में कहीं देखा हो, आपको लगा कि हाँ, ये किरदार मैं अपनी फिल्म में या नाटक में कहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं ना, कुछ किरदार हम अडॉप्ट करते हैं, कुछ मैनरिज्म ऐसे होते हैं जो हम रियल लाइफ से देख लेते हैं कि हाँ, ये मैं कहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसा कोई कैरेक्टर फिल्म का या कोई कैरेक्टर? मेरे हर कैरेक्टर आम जिंदगी से आए हैं। हर कैरेक्टर में आम जिंदगी का कोई ना कोई कैरेक्टर का कोई ना कोई गुण अवगुण है उसमें। जैसे बैंडेड क्वीन की बात करें, जो मेरे इनिशियली फिल्मों में है, उसमें आपने देखा होगा जो गेटअप, एक कपड़ा डाला हुआ है, आंखों में चश्मा है और थोड़ा सा पहलवान की तरह चलता है। जी। मेरे फादर थे ऐसे। मेरे फादर, हमारी सागर शहर में हमारी एक दुकान थी, घर से दुकान का जो डिस्टेंस था वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर था। तो मेरे फादर बहुत नामी गिरामी पहलवान थे। ओके। खूब कुश्तियाँ जीतते थे।
तो एक तो मेहनत करने का संस्कार मुझे उनसे वो मिला, उन्हीं से मिला आपको। और लोगों में छाए रहने का संस्कार भी मुझे उनसे मिला। उनसे मुझे ये सोच भी मिला कि मुझे कुछ खास करना है। जी। सो मेरे पिताजी जब भी घर से निकलते थे तो गर्मियों अपने आप को धूप से बचाने के लिए और वो तौलिए को गीला करके अपने सिर पर रखते थे और चश्मा लगाते थे और वहाँ से दुकान तक ऐसे जाया करते थे। जी। तो वो गेटअप मुझे याद है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैरेक्टर के साथ हमने जोड़ी हैं। वो कैरेक्टर जब मैंने शेखर कपूर को दिखाया जी। कि सर देखिए, तो उन्होंने इमीडिएटली अप्रूव कर दिया कि यस, ये रखो, मूछ वूछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर होता है ना कि ठाकुर होता है तो मूछों वाला होता है, कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आप यही डालो। मैंने बताया उनको कि मेरे फादर ऐसे ही रहते हैं, वही बुंदेलखंडी हैं और ये पृष्ठभूमि भी बुंदेलखंडी थी। तो इस तरह से आम जिंदगी से मैंने वो उठाया। आम जिंदगी से ही, पता नहीं बहुत लंबा हो जाएगा आपका इंटरव्यू अगर मैं, और नहीं, आप में बहुत सारी बताइए चीज़ें सर, बताइए सर, आप बताइए। आपने चूंकि ये प्रश्न ऐसा कर दिया और ये प्रश्न ऐसा है, खैर, तो इस तरह से मैंने उसका गेटअप लिया। अब चूंकि इस तरह का कैरेक्टर मैं पहली बार कर रहा था, तो ये समझ नहीं आ रहा था कि इसका बिहेवियर कैसा हो। कुछ चूंकि ये रियल लाइफ के ऊपर थी ये फिल्म, और डायरेक्शन डिपार्टमेंट ने जो भी सूचनाएं मुहैया कराई थी उसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं। एक दो ऐसे फोटोज थे जहां उनका इनकाउंटर हुआ था, इतना ही, बाकी कुछ था ही नहीं। तो यहाँ एक मैं रेफरेंस में छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि जो छटपटाहट थी मेरी कि इसको कैरेक्टराइजेशन कैसे करूँ, ये कैसा इसका बिहेवियर डिसाइड करूँ। तो हम लोगों को 5-6 दिन पहले ही बुला लिया गया था सेट पर, जिसकी जो डेट है उससे 4-5 दिन पहले। तो जब हम पहुँचे तो शूटिंग चालू थी जी। और शूटिंग में ये सिस्टम रखा गया था कि 2 दिन की शूटिंग होगी, तो 2 दिन क्या क्या शूट हुआ वो फूलन देवी को जाके बताया जाएगा। और फूलन देवी उन दोनों ग्वालियर जेल में थी, चूँकि उनकी इजाज़त से वो फिल्म बन रही थी, उनकी लाइफ पर थी। तो उन्होंने शर्त रखी थी कि क्या क्या शूट हो रहा है मुझे बताया जाए जी। तो हर 2 दिन के बाद कोई ना कोई असिस्टेंट जाता था और उनको जाके बताता था कि ये हमने शूट किया और आगे 2 दिन में ये शूट होने वाला है। तो ये सिस्टम बना हुआ था। तो हमारी शूटिंग को अभी 1-2 दिन थे, तो एक ऐसी बातचीत हो रही थी और किसी को जाना था फूलन देवी के पास। जी। तो डॉयली अहलूवालिया को आप शायद जानती हों। जी बिल्कुल। तो वो उसमें कॉस्ट्यूम कर रही थी, और चूँकि हमने रेपेटरी कंपनी में 8-9 साल जम के अच्छा काम किया है। सर मैम यहाँ चलो थिएटर फेस्टिवल में भी आई हुई हैं। हाँ। राजकला मंच ने सम्मानित किया था उन्हें, ओके। और रवि सर की गुरु भी रह चुकी हैं वो, हैं इनफैक्ट रवि सर की गुरु ही हैं। बढ़िया। तो इसीलिए उनसे मुलाकात हुई थी हमारी। अच्छा जी। तो चूँकि हम लोगों ने रेपेटरी कंपनी में साथ में काम किया था तो एक अच्छा रेपो था हम लोगों के बीच में। जी। तो जब उनको ये मालूम पड़ा कि कोई फूलन देवी के पास जाने वाला है ये ब्रीफ करने के लिए कि क्या क्या शूटिंग हुई है, तो उन्होंने शेखर कपूर से कहा कि क्या मैं जा सकती हूँ उनसे मिलने, मैं उनको ब्रीफ कर दूंगी क्या क्या शूट हुआ। तो शेखर कपूर ने उनको देखा और उन्होंने कहा हाँ जाओ, अच्छा है, बल्कि कोई असिस्टेंट जाए इससे अच्छा कोई लेडी जाए, और आप चूँकि उसमें कॉस्ट्यूम कर रही हैं तो हो सकता है कुछ आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएं जो आप फिल्म में इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो उन्होंने कहा कि जाओ। वो गई, उन्होंने जाके वहाँ ग्वालियर जेल में थी, वहाँ गई, उनके 2 दिन अपना सब कुछ उन्होंने क्या क्या शूट हुआ वो बताया, आगे क्या क्या शूट होना है वो बताया। उसके बाद उन्होंने अपना इंटरेस्ट बताया कि अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या आपके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या गुजरा। तो फूलन देवी ने तकरीबन 45 मिनट तक अपनी पूरी कहानी सुनाई, क्या क्या हुआ जी। और कितना कितना हुआ। तो वो इतना हृदय विदारक था कि वो रोने लगी, डॉली रोने लगी, और इतना
मतलब कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। उन्होंने बता कि हिलक हिलक के रोने लगी। जी। तो पूनम देवी ने डांटा उसको, रोती क्यों है? ये जितना बताया 50% बताया, तेरे को देखना है। ऐसा कह के उन्होंने फट फट करके ब्लाउज के बटन खोले और दिखाया तो छाती में गड्ढे हुए थे जो ठाकुरों ने उनका मांस नोचा था उनको रेप करते हुए। तो वो देख के बिल्कुल शॉक हो गई, माय गॉड ये क्या है। बिल्कुल मतलब जैसे क्रूरता निशंस होके कोई कर सकता है ऐसे, इतना क्रूर, मतलब मांस नोच लिए उनके। ये देख के वो शॉक हो गई और उसी बड़ी शॉकिंग स्टेट में ही वो वापस आई और आके मुझे बताया तो मतलब वो ऐसा था कि मैं भी एकदम से इमोशनल सा हो गया, वो भी रोने लगी। लेकिन यहाँ से मैंने वो क्लू लिया कि ये कैरेक्टर इतना क्रूर दिखना चाहिए, इतना ऐसा दिखना चाहिए कि उसके हर हरकत में क्रूरता दिखनी चाहिए। और ये उसकी इंतहा होगी कि जब वो रेप कर रहा है तो उसके साथ जुल्म करे, रेप सिर्फ रेप ना करे, जुल्म करे। जिस तरह से एक शेर को जब कोई हिरण तंग करता है ना, भागता है इधर उधर, तो जब शेर पकड़ लेता है उसको तो खाता नहीं है, उसको भूम करके फेंकता है, पहले फेंक के उसको मारता है, उसके बाद खाता है। तो इसी तरह से इन ठाकुरों ने उनके साथ किया था, सिर्फ रेप नहीं किया था। हम भी ऐसे इमोशनल हो गए थे जैसे आप इमोशनल हो गई या डॉली इमोशनल हो गई थी। तो उस फिल्म में काम करते हुए भी उस फिल्म ने मुझे बहुत सिखाया, ये सिखाया कि हम अपने घर की औरतों को रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर सकते। हम गाहे बगाहे छोटी छोटी बातों में भी उनका अपमान कर देते हैं, हम सोचते भी नहीं कि वो हर्ट हो गई हैं। तो उस फिल्म ने मुझे बहुत कुछ बदल दिया। बहरहाल ये उससे जुड़ी हुई छोटी सी बात थी, लेकिन वहाँ से उस किस्से से मैंने ये क्लू पकड़ा कि ये इतना क्रूर दिखना चाहिए, इसकी हर हरकत क्रूर दिखनी चाहिए। तो उस हिसाब से फिर मैंने उसको कैरेक्टर को बनाया, चलते फिरते जो देखा है ना उसमें, उसे लात भी मारी जाती है। हाँ, जी जी। तो वो कैरेक्टराइजेशन भी मैंने आम जिंदगी से ही उठाई। जी। जो आपका प्रश्न था कि आम जिंदगी में क्या कोई ऐसे कोई कैरेक्टर, मेरे हर कैरेक्टर वैसा है। उसके बाद प्रेम ग्रंथ जो मैंने की, उसमें जो रूप सहाय का कैरेक्टर जो गंदा सा किचड़ा सा नशे में पान गिर रहा है कुर्ते के ऊपर, ये भी आम जिंदगी से उठाया। छोटा सा रेफरेंस जल्दी से बताता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि सागर में मेरी दुकान थी जी। तो मैं भी पिताजी के साथ जाया करता था। वहीं पास में और जो जैसे जैसे आम आसपास के दुकानदार आपके फ्रेंड सर्कल में आ जाते हैं, पिताजी के फ्रेंड सर्कल में आ जाते, कई इस तरह के फ्रेंड्स थे। तो हुआ ये कि एक किराने की शॉप थी हमारी दुकान के पास में ही। तो उनका उस किराने की शॉप में एक लड़का काम करता था, वो चला गया गाँव, तो वो अकेले रह गए दुकानदार। तो उनको बहुत परेशानी हो रही थी। तो उन्होंने मेरे पिताजी से रिक्वेस्ट किया कि क्या ये गोविंद हमारे यहाँ कुछ दिनों के लिए आ सकता है क्या, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, जब वो लड़का आ जाएगा तो अपना चल मैं इनको छोड़ दूंगा, मेरी हेल्प हो जाएगी। उन्होंने रिक्वेस्ट की मेरे पिताजी से। तो उन्होंने मेरे पिताजी ने कहा हाँ ठीक है, तुम उनकी दुकान पर कुछ दिन काम कर लो। हाँ ठीक है, पिताजी का आदेश, हम कुछ कहना तो है नहीं, सो हम वो वहाँ काम करने चले गए। जी। वो जो दुकानदार थे, रेखम जैन नाम था उनका ये वो था सिलसिला कि दिन भर काम करते थे, उसके बाद 6 बजे वो दुकान बंद कर लेते थे अंदर से, और अंदर फिर वो एक देसी ठर्रा का अद्धा वो उनका ऑलरेडी मंगा लेते थे वो, और एक किमाम वाला पान, किमाम का पान, किमाम का मतलब कि उसमें तंबाकू डला हुआ। अच्छा। तो और फिर कुछ चखना वगैरह। तो जैसे ही बंद किया मुझे बिठा के रखते थे। अच्छा।
तो सब खाया पिया और पूरा पीते थे। आधा पूरा पीना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो पूरा पीते थे और तब तक पीते थे जब तक वो हिलने नहीं लग जाते थे पीते पीते। मतलब जब उनको लगता था कि हाँ अब छूट गया दिमाग से कंट्रोल, तो उसके बाद वो पान खाते थे, कि वो भी क़िमाम वाला पान, मतलब कि मल्टीप्लाई हो जाए आपका नशा। जी बिल्कुल। सो वो पान खाते थे, उसके बाद वो उठते थे तो उठ नहीं पाते थे, मतलब लड़खड़ाते हुए उठते थे, तो मुझे उनको संभालना पड़ता था और संभाल के उनको घर तक पहुंचाना पड़ता था। और इस दौरान जो जिस तरह से बातें करते थे, जिस तरह से उनके पीक पान के ऊपर कपड़ों के ऊपर गिरती थी, और सेम रूप सहाय को बनाया मैंने प्रेम ग्रंथ में। जो मेरा कैरेक्टर है तो वहीं से आपने वहीं से मैंने आम जिंदगी से उठाया। तो ये मैंने अपना शगल बना लिया कि हर कैरेक्टर, चाहे वो ओ माई गॉड का कैरेक्टर हो, चाहे वो सरफरोश का कैरेक्टर हो, सब मेरे सब कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं से आम जिंदगी से जुड़े हुए हैं। जी इस तरह से जैसा मैंने 2 आपको किस्से सुनाए। सर, बहुत खूब सर। मतलब यहीं पर ये दिखाई देता है कि ऑब्जर्वेशन कितनी स्ट्रांग है। वो मेहनत जो आप कह रहे थे ना कि मैंने मेहनत की हुई है, वो यहाँ दिखाई देती है सर। सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है, ऑब्जर्वेशन के बाद आपको उसके ऊपर अभ्यास करना पड़ता है, तभी वैसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो नहीं होगा। हाँ, ऐसे। सर, आज रास कला मंच आपको ओमपुरी रंग सम्मान से सम्मानित कर रहा है जी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? कह तो बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन एक लिमिटेशन तो है टाइम की और बातचीत की भी। ये है कि ओमपुरी साहब से मैं बहुत जुड़ा रहा हूँ। एक पक्ष ये है कि आपका ग्रुप रवि मोहन जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने दिग्गज कलाकारों के नाम पर जो अवार्ड्स स्थापित किए हैं, वो अपने आप में कमाल की बात है, बहुत ही अलग बात है ये। और उन कलाकारों के लिए कितने सम्मान की बात है जिनके नाम पर ये अवार्ड्स रखे गए और जिन कलाकारों को ये दिए गए। ये बहुत बड़ा, मैं बड़ी अच्छी सोच का ये कदम मैं मानता हूँ और बहुत अलग इस तरह का कदम है और इसकी काबिल तारीफ़ है। तो मैं दिल से इसकी तारीफ़ करता हूँ। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि ओमपुरी साहब के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे। मैं कल गिन रहा था कि कितना काम किया मैंने उनके साथ, तो 9 फिल्में की मैंने उनके साथ, 9 फिल्में की और 1 नाटक किया। मेरी पहली फिल्म, मेरे जीवन की पहली फिल्म जो थी, वो मैंने उनके साथ की जब मैं रेपर्टरी कंपनी में था दिल्ली में। अंतहीन नाम की फिल्म थी जी। जो आपके ही हरियाणा के हैं, दिनेश लखनपाल सर, उन्होंने डायरेक्ट की थी। और जब मैं दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हुआ तो पहला प्ले जो मैंने बॉम्बे में किया ओम जी के साथ किया, रुस्तम सोहराब, जो अनिल चौधरी साहब ने डायरेक्ट किया था। इस तरह से तकरीबन 35 साल का मेरा संबंध उनके साथ रहा है। जो लास्ट फिल्म मैंने की उनके साथ, वो उनकी मृत्यु से 3-1 महीने पहले की बात है। वो हमने कोलंबो में, श्रीलंका में शूटिंग कर रहे थे हम लोग साथ में जी। एक विदेशी कंपनी ने, सब्जेक्ट हिंदुस्तानी था, द गांधी मर्डर, वो फिल्म हम लोगों ने साथ में की लास्ट। तो इन 35 सालों में, चूँकि वो मेरे सीनियर भी थे, मुझे बहुत ही छोटे भाई की तरह मानते थे। बहुत अच्छा एक अंतरंगता थी मेरे उनके साथ। छोटे भाई जैसा प्यार तो दिया ही उन्होंने, मुझे बिल्कुल मित्रों की तरह भी मानते थे। साथ में हम लोग ड्रिंक वगैरह करते थे और खूब सारी बातें करते थे। वो अपने दिल की बातें भी कह देते थे हमसे। खूब सीखा उनसे, एक एक्टर के तौर पर भी उनसे खूब सीखने का मौका मिला। मतलब सिर्फ उनके काम को देखने से तो सीखता ही था मैं। वो ये भी बताते थे कि यहाँ ये इमोशंस इसलिए, ये टोन इसलिए, ये इतनी डिग्री इसलिए। इस तरह से वो मुझे बोल बोल के बताते थे, सिखाते थे जब हम साथ में काम करते थे जी। और एक व्यक्ति के तौर पर भी उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ जब उनके बारे में बात करता हूँ।
जितने भी उनके कड़वे अनुभव थे अपनी लाइफ के, या जो अच्छे अनुभव थे, वो सब मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने शेयर की हैं मेरे साथ कि ऐसी ऐसी सीखें दी हैं उन्होंने कि ये नहीं करना। वो सीखें आज भी मेरे काम आ रही हैं और उनकी वजह से उन्होंने मुझे बेहतर इंसान बनाया है, मुझे एक बेहतर जीवन का लेवल दिया है। सो ओम जी के बारे में, इस अवार्ड के बारे में बस इतना ही है। मैं उनके लिए उनका मैं ऋण नहीं चुका सकता हूँ। जो आज मैं अब खुश, लोगों को क्या लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं ज़िंदगी में जो खुशी है मेरे पास, जो मैं एक खुशहाल महसूस करता हूँ, कहीं ना कहीं कुछ एक सीखें उनकी भी हैं जिनकी वजह से मैंने कुछ वैसा अपना स्टाइल बनाया और मैं खुश हूँ। तो इसके लिए मैं उनका हमेशा एहसानमंद हूँ। सर, रास कला मंच की तरफ से, चलो थिएटर की तरफ से और पाइट कॉलेज की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने अपना कीमती समय हमें दिया है सर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी अच्छी बातें करने के लिए आपने उकसाया और मैं कह गया। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं कई जगह नहीं कहता हूँ, नहीं मैं शेयर करता हूँ, लेकिन आपने पिन पॉइंट किया और मैंने बोला। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।